So, hello dear students, my name is Karthik Dubey and I welcome all of you to Real Edutainment, the official YouTube channel of Real Academy. Students, today we will continue with our numerical series for ICSE Standard 10th subject Physics. Okay, so students, हमने कुछ chapters के यहाँ पे numericals पूरे cover कर लिए, the unsolved numericals, and now today we are going to start with chapter 8, that is current electricity. So, जितने भी साइंस एंथुसियास्ट है, सबसे पहली चीज ये बहुत अच्छा चैप्टर है. द ओनली ड्रॉबैक आई फील इज कि स्टूडेंट्स को इसका कंसेप्ट बहुत जल्दी समझता नहीं है. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस. थोड़ा इन डेप्थ समझने का ट्राई करेंगे हम, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एज यू मस्ट नो, जो बेसिक हमारा 9th स्टैंडर्ड में कवर हुआ है कि करंट फ्लो करवाने के लिए, देखिए, जैसे इफ वी हैव टेम्परेचर डिफरेंस, अगर दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होता है. दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगा. प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. वैसे ही करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहता है. फिर तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सब होते क्या है, आज हम स्टडी करने वाले हैं. नाउ एकदम बेसिक से चालू करेंगे स्टूडेंट्स. सो आई वुड लाइक कि आप यहाँ पे ना रनिंग नोट्स बनाते रहे. ओके, सो मेक प्रॉपर नोट्स, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने बैठे या एग्जाम से पहले रिवाइज करें, यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया. ओके, सो स्टार्टिंग विथ चार्ज. नाउ स्टूडेंट्स, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है. ओके, और एकदम बेसिक से हम चालू करेंगे. चार्ज होता क्या है? सी, चार्ज is a property. It is a property of matter. Now, जब मैं यहां पे जो चार्ज का डेफिनेशन बता रहा हूं, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपको ये डेफिनेशन एग्जैक्ट याद रहे ना रहे तो भी चलेगा, बिकॉज दे वोंट आस्क यू टू डिफाइन द चार्ज, द टर्म चार्ज इन एग्जाम्स, बिकॉज चार्ज का जो प्रॉपर डेफिनेशन है आपको हायर स्टैंडर्ड्स में ही देखने मिलता है. मैं बस चाहता हूं कि आपके लिए कंसेप्ट क्लियर रहे, इसलिए मैं यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, एंड एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज होते हैं. ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर रहते हैं, रेडिकल्स, कैटायंस, एनायंस, ऐसा. सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. अब इस प्रॉपर्टी की वजह से हो क्या रहा है? अच्छा, आई होप सबको ये टर्म का मतलब पता है. प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, लाइक टेम्परेचर, कलर, मास, डेंसिटी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं ना किसी चीज के. वैसे ही चार्ज भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मैटर का. सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस फोर्स. ध्यान से सुनिए. जैसे इफ आई टॉक अबाउट मास, सो मास क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी जिसके वजह से इनर्शिया आता है बॉडी में. इट इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा तो वो ऑब्जेक्ट हैवी फील होता है. जैसे अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इट हैज अ मास ऑफ 10 किलोग्राम्स. ठीक है, सो अर्थ पे उसका जो वजन होगा 98.1 न्यूटन हो जाएगा. अर्थ उसको 98.1 न्यूटन के फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है. वही अगर मैं इसको मून पे लेके चले जाऊं तो उसका वहां पे अराउंड 16 न्यूटन्स के आसपास उसका वजन होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जैसे मास अलग अलग, मास एक प्रॉपर्टी है और उसकी वजह से अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है ऑब्जेक्ट अलग अलग जगहों पे, वैसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको फोर्स एक्सपीरियंस में होगा. तो कहीं ना कहीं ये चार्ज की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने वाला है. अब मास की वजह से फोर्स कब लगता है? जब मास को हम किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे ना. इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आपने इसको स्पेस में छोड़ दिया तो इस पे फोर्स ही नहीं लगेगा, कहीं कोई चीज इसको नीचे नहीं खींच रहा है. बट इफ यू कीप दिस ऑन अर्थ, ये नीचे गिरेगा क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसका मास होने की वजह से ये नीचे आ रहा है. सिमिलरली ड्यू टू चार्ज मैटर विल एक्सपीरियंस फोर्स. कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड. सो ग्रेविटेशनल फील्ड में आने की वजह से मास के ऊपर फोर्स लगता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आने की वजह से चार्ज के वजह से एक मैटर पे फोर्स लगेगा. नाउ
सी ये जो फोर्स लग रहा है ये आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मिल सकता है. सो इफ ये डेफिनेशन को मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जाऊं, सो इफ यू हैव एक्सचेंज ऑफ चार्जेस, कहीं पे अगर बॉडी में चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं, किसी एक बॉडी के पास कोई एक टाइप का चार्ज आ गया है, दूसरे बॉडी के पास दूसरे टाइप का चार्ज है, सो दे विल हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसका प्राइम एग्जांपल रहता है स्केल रहता है, उसको अगर आप अपने हेयर पे रब करोगे और उसके बाद पीसेस ऑफ पेपर के नजदीक लेके जाओगे, द पेपर विल बी अट्रैक्टेड टू द स्केल. ओके, सो यहां पे फोर्स हमें देखने मिलता है. और एक अच्छा एग्जांपल है, इफ यू सिट ऑन दोस प्लास्टिक चेयर्स, यू नो, जिसपे आर्म रेस्ट रहता है, हाथ रखने की जगह है जिसपे, एंड इफ यू रब योर आर्म ऑन दैट प्लास्टिक आर्म रेस्ट, यू विल फील कि आपको गूजबम्स आ रहे हैं. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज ड्यू टू चार्जेस. ओके, सो ये चार्ज किसके पास रहता है? मैटर के पास. सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में we have three basic particles: protons, neutrons and electrons. Protons are positively charged, neutrons are neutral and electrons are negatively charged. So हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास कितना चार्ज है वो मेंशन कर रहे हैं. A proton and a electron, they have equal magnitude of charge but opposite in nature. Okay, so protons के लिए I'll write 1.6 into 10 raised to minus 19 and electron के लिए minus 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, now अब इसके आगे क्या? What is the unit to measure charge? तो चार्ज को मेजर करने के लिए we have a unit, SI unit of charge is कूलॉम. नाउ यहां पे आप देखिए जो बी है इसको प्रोनाउंस नहीं करना रहता, इट इज मोस्टली प्रोनाउंस्ड एज कूलॉम, LAWM. जैसे लॉन होता है LAWN, वैसे ही LAWM, कूलॉम. ओके, सो कैपिटल C इसका सिंबल है. इट इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स कूलॉम, साइंटिस्ट के नाम पे ये, इसलिए कैपिटल C आएगा. सो वन प्रोटॉन हैज charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and one electron has minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Now the thing here is, see ये माइनस प्लस ना सिर्फ आपको बता रहा है अपोजिट नेचर है इनका, और कुछ नहीं है. ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है इसलिए इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये बस अपोजिट नेचर बता रहा है, उसको ध्यान में रखना है और इसमें इन डेप्थ फिलोसॉफी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है. नाउ द थिंग हियर इज स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ कंडक्टर, आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये चार्जेस मूव हो रहे हैं, ये पार्टिकल मूव हो रहे हैं, एंड इफ यू हैव बोथ द काइंड ऑफ पार्टिकल्स, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तब हमें ये साइन बताने की जरूरत पड़ती है. बट इन आवर सिलेबस वी कंसिडर मोस्टली मेटल्स, एंड मेटल्स के पास ना दोनों चार्जेस मूव नहीं होते. इफ यू रिमेंबर थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री, मेटल्स के पास जो एटम रहता है, न्यूक्लियस में यू हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस छोड़ के तो कहीं बाहर जाते नहीं है. So they are situated fixed in the nucleus and electrons revolve around the shell. Specific जो levels रहते हैं उसमें revolve कर रहे हैं. So metals have free electrons. Certain electrons जो थोड़ा सा energy लेके excited state में आके अपने shell को छोड़ के चले जाते हैं, energy level के बाहर चले जाते हैं. So metals have free electrons and electrons are negatively charged. ऐसा हमने sign convention माना है electron के लिए negative. अगर आपके कंडक्टर में सिर्फ एक ही टाइप के चार्जेस है, so आप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ही करोगे? See, if we are considering electrolyte, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो वहां पे you have cations and anions, you have positives and negatives. तो आप बता सकते हो कि okay, we have positive flow as well as negative flow. यहां पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. In metals, we only talk about free electrons, तो हमें बस ये याद रखना है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे हम. सो पूरे चैप्टर में हम यही याद रखेंगे. एंड क्योंकि हमें पता है देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. इसलिए इन फर्दर कैलकुलेशंस आप ये साइन नहीं लिखोगे. ओके, नाउ दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है. व्हाट इफ समवन सेज सर आप मुझे बताओ 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बिकॉज लेट्स से एग्जाम में आपको आ गया डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज. ठीक है, सो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो टास्क हियर इज कि आपको यहाँ पे 1 चाहिए ना. सो लेट्स से मुझे यहाँ पे 1 कूलम चाहिए, तो ये जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. ओके, नाउ आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे आई हैव रिमूव दैट नेगेटिव साइन, बिकॉज नेगेटिव मुझे क्या बता रहा है कि वो बस इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है. ओके, और कुछ नहीं बताता. सो इट डजंट हैव सिग्निफिकेंस. यहाँ पे कुछ
हम सिर्फ नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+19 एंड यू विल गेट 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. These many electrons combined to form 1 coulomb of charge. Okay. So अगर आप इसको solve करोगे, this would be 10/16, 5/8. Okay. तो 0.625. So you'll get 0.625 into 10⁻19 electrons have a total combined charge of 1 coulomb. तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 coulomb is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons. जब इतने इलेक्ट्रॉन्स साथ में आते हैं सो यू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज. आई होप आपको यहां तक चार्ज का कंसेप्ट समझा रहेगा. बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. यहां पे इफ यू हैव पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो उनका सम कर देने का. लेट्स से आपके पास 2 पार्टिकल है, यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का इतना है चार्ज, इंटू 2 कर दो आपको 2 का मिल जाएगा. ठीक है. तो वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स का 1 कूलम चार्ज होगा. सो 1 कूलम के लिए हमने यहाँ कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि जब इतना बल्क में इलेक्ट्रॉन आता है ना तब आपको सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलता है. और ये नंबर याद रखना, नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में इसका बहुत सिग्निफिकेंस आपको समझेगा. सो ये नंबर को अगर मैं नॉर्मल डेसिमल फॉर्म से हटा दो और नॉर्मल इसमें लिख दो, सो यू विल गेट, सी डेसिमल्स से ना यहाँ 10 रेज़ पावर वाले फॉर्म से हटा के डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज 18 zeros. मुझे 18 टाइम्स राइट में शिफ्ट करना है डेसिमल. सो 6 1 2 2 टाइम्स कर दिया और 16 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. स्टूडेंट्स इतने इलेक्ट्रॉन्स जब साथ में फ्लो करते हैं सो वी कैन से 1 कूलम ऑफ चार्ज आ रहा है. रिमेंबर दिस नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स. सो you have here 1000 here, 1 million, 1 billion, trillion, and yes, thousands, million, billion, trillion, quadrillion. So huge amount of electrons का flow आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. Okay, so like I was saying, इतने electrons आपको 1 coulomb of charge देंगे. ठीक है. तो यहां तक आई होप चार्ज का कंसेप्ट आपको समझ गया रहेगा. इट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी जिसके वजह से मैटर के ऊपर फोर्स लगता है व्हेन मैटर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. नाउ मूविंग ऑन, यू हैव इलेक्ट्रिक करंट. नाउ करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स विथ कैपिटल आई. ठीक है. एंड करंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल रहता है. इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. कभी भी फिजिक्स में आपको ऐसा डेफिनेशन में देखने मिल रहा है पर यूनिट टाइम, सो आप समझ लीजिएगा उसको टाइम से कंपेयर किया गया है, मतलब बेसिकली रेशियो लिया है. सो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? क्यू, बराबर है. टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी. सो हमको मिलेगा यहां पे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया Q अपॉन टी. नाउ लुक हियर, Q का SI यूनिट क्या था? कूलम. चार्ज का SI यूनिट इज कूलम. कूलम पर सेकेंड, बराबर है. फॉर टाइम वी हैव सेकेंड्स, चार्ज के लिए वी हैव कूलम, टाइम के लिए वी हैव सेकेंड. कूलम पर सेकेंड, इसी को प्यार से बोलते हैं एम्पियर. सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ठीक है. इट इज नेम्ड आफ्टर आंड्रे मैरी एम्पियर, इसलिए वहां पे कैपिटल ए है. नाउ ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब ऐसा है, लेट्स कंसिडर अ वायर. यू हैव अ वायर हियर, सिलेंड्रिकल इसका क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एंड यहां से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. ठीक है. वायर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये फ्लो होते हुए आगे आ रहे हैं. ठीक है. इफ आई से इस क्रॉस सेक्शन में से, ये वाले एरिया में से पर सेकेंड कितने चार्ज पास हो रहे हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. पर सेकेंड इसमें से कितने चार्ज पास होने वाले हैं. ओके. सो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर पर यूनिट टाइम. ओके. एकदम सिंपल सा इलेक्ट्रिक करंट, Q/T कूलम पर सेकेंड. नाउ हमको ये पता रहना चाहिए जो टोटल चार्ज है, अभी हमने यहां पे देखा था, सी द टोटल चार्ज हियर, ये हमारा टोटल चार्ज कैसे आ रहा था?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। गेट इट? अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से आई हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसको मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन आई विल गेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहां पे भी मैं q को ऐसे लिख सकता हूं, q कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक और फॉर्मूला आएगा, q के जगह वी कैन राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। सो दीज टू फॉर्मूलाज आर सेम। यहां पे बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, यहां पे टोटल चार्ज के टर्म्स में। एग्जाम में आपको दोनों पे क्वेश्चन देखने मिल सकता है। ओके, सो राइट दिस डाउन, we'll move forward to potential difference. Now, one of the most confusing aspects of this chapter, potential difference. इसको समझने के लिए हमको पहले बेसिक्स पे आना पड़ेगा एकदम। So, एक मैकेनिक्स का एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको। Look here, कंसिडर यहां पे एक वॉल है, इस वॉल पे ना मैंने एक स्प्रिंग अटैच करके रखा हुआ है। ओके, ये स्प्रिंग अटैच्ड है यहां पे, एंड लेट्स से यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ऐसे धक्का दे रहा हूं। लेट्स कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट टू बी मासलेस, मतलब इसका कुछ वजन ही नहीं है, नेग्लिजिबल वजन है, एकदम हल्का ऑब्जेक्ट है। सो इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स हियर, और ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां तक लेके आ गया, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, बट लाइक आई सेड इस ऑब्जेक्ट के आसपास कुछ नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है इसके आसपास, इसका खुद का कोई वजन नहीं है। सो आपको समझ में आना चाहिए मुझे यहाँ पे नेग्लिजिबल फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, ऑलमोस्ट जीरो फोर्स, ना के बराबर फोर्स है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस पॉइंट तक लेके आ गया, ये टोटल एस डिस्टेंस कवर करने में मुझे प्रैक्टिकली कोई वर्क करना पड़ा क्या? ना, बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड हियर इज अ मैग्नीट्यूड, यहां पे एक आपको नंबर मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, बट फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो ना, एकदम छोटा फोर्स है, ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर, जीरो ही मान लो। तो जीरो इंटू एस इज जीरो, तो वर्क डन यहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, वर्क डन एफ इंटू एस, कॉस थीटा नहीं ले रहा हूं बिकॉज सेम डायरेक्शन में, एफ इंटू एस। ओके, सो ये तो जीरो हो गया। सो ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके आने में द वर्क डन इज जीरो। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझा है। पोटेंशियल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले ये एग्जांपल समझने का ट्राई करो। यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है ही नहीं, आई एम जस्ट पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि इसका मास नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इट्स लाइक मैं हवा को पुश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ मास ही नहीं ना, तो वर्क डन जीरो है। सो यहाँ पे भी वर्क डन जीरो 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 जीरो, अब इधर तक आ गया, वो आ चुका है स्प्रिंग तक। नाउ स्प्रिंग के पास आने के बाद अब यहां से इफ आई वॉन्ट कि ऑब्जेक्ट आगे और मूव हो, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड एक्चुअली कुछ फोर्स लगेगा बिकॉज स्प्रिंग अब रेजिस्ट कर रहा है, तो मुझे स्प्रिंग के अपोजिट आके फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर है। एंड कुछ टाइम बाद ये स्प्रिंग ऐसा कंप्रेस हो जाएगा और ऑब्जेक्ट यहां पे पुश होगा, और इतना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, सपोज एस डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ओके, सो एफ टाइम, एफ फोर्स लगाया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहां पे कुछ तो वर्क हो रहा है ना, कुछ काम किया मैंने ऑब्जेक्ट पे। एंड यू मस्ट हैव लर्न दिस इन लोअर स्टैंडर्ड्स कि इफ यू अप्लाई सम फोर्स एंड यू डू सम वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी जमा हो जाता है। लेट्स से अभी ये स्टाइलस यहाँ पे, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर एनर्जी जमा होते जा रहा है। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल। जैसे ही छोड़ूंगा जोर से गिर जाएगा ये नीचे, ठीक है। सो वैसे ही इसके अंदर भी स्प्रिंग पोटेंशियल जमा हो चुका है। एंड व्हाट इज द प्रूफ कि यहाँ पे पोटेंशियल जमा है? जैसे ही मैं फोर्स हटा दूंगा ये ऑब्जेक्ट बाउंस हो जाएगा, इसका मतलब वो एनर्जी लेके चला जाएगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। ओके, सो जैसे यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल कलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, सेम लॉजिक से, बाय अप्लाइंग द सेम लॉजिक, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने का। सो लुक हियर, कंसिडर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एक पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल है तो इसका खुद का कुछ ऐसा एरिया होगा, इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके आसपास आप जाओगे ना तो आपको पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इफ यू आर अनदर पॉजिटिव पार्टिकल और आप इस एरिया के अंदर आ गए तो पॉजिटिव रिपेल करता है, दूर चला जाएगा। तो आप यहां पे आए तो आपको ये दूर फेंक देगा। अगर आप नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट हो जाओगे। सो
ये दो कंसिडरेशंस आपको याद रखने हैं। इस स्फीयर के अंदर आके ये दो चीजें हो सकती है, या तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे या तो दूर चले जाओगे। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है और ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर है। हम यहां पे फोर्स लगा के इस पार्टिकल को इधर से लेके आ रहे हैं पॉइंट ए तक। तो आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक लाने के ना हमको कोई फोर्स नहीं लगने वाला, नेग्लिजिबल फोर्स। टेस्ट चार्ज, उसका मास हमने बहुत छोटा लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आते आते फोर्स एकदम कम है तो वर्क डन इज ऑलमोस्ट जीरो। बट जैसे ही आप इसके आगे जाने का ट्राई करोगे, अब क्या होगा, ये पार्टिकल पे, ये बड़ा वाला पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, उसको दूर धक्का दे रहा है। सो हमें यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। सो जो इतना डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस, इधर आपको फोर्स भी लगाना पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे वर्क करना पड़ रहा है। व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द टेस्ट चार्ज के अंदर एनर्जी जमा हो जाएगा, उस एनर्जी को स्टूडेंट्स पोटेंशियल बोलते हैं। सो व्हेन टू चार्जेस आर क्लोज टुगेदर, उनके बीच में जो एनर्जी जमा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये कौन सा पोटेंशियल है, अपना मैकेनिकल वाला नहीं, मैकेनिक्स वाला पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, सो इसको पोटेंशियल बोला जाता है। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, ये पूरा बुकिश डेफिनेशन है, बुक के अंदर का दिया हुआ है ये। अगर आपको ये चीज समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इफ नहीं तो मैं आपको सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा पोटेंशियल को समझने का, बट जो प्रॉपर तरीका है पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने का यही है कि अगर एक चार्ज दूसरे के नजदीक आ रहा है तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी वजह से चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर मैंने फोर्स यहां से हटा दिया, लेट्स से मैंने अचानक से ये फोर्स हटा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है वो बाउंस होकर वो बाहर चला जाएगा। ओके, जैसे वो स्प्रिंग में से बाहर चला गया, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स माइट आस्क, सर आपने यहाँ पे चालाकी से पॉजिटिव ले लिया था तब ये रिपल्सिव हो रहा था, नेगेटिव लेते तो नेगेटिव में तो फोर्स नहीं लगाना पड़ता। नेगेटिव में आपका पार्टिकल यहाँ पे है, इट इज नेगेटिव, यहां से तो हम फोर्स लगा ही रहे थे नेग्लिजिबल, जैसे ही इधर आया खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। सो आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बट हमको अगर हमने इसको रोका नहीं पॉइंट ए के आगे तो ये पूरा कोलाइड हो जाएगा पार्टिकल के साथ। हमको कोलाइड नहीं करवाना, हमको क्या करना है, पॉइंट ए पे रोकना है। सो यहाँ से आया 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 आया, जैसे इस पॉइंट पे खुद से अट्रैक्ट होने लगा, हम इस पॉइंट पे आके फिर उसको रोक लेंगे, विल होल्ड द पार्टिकल। तो इसके आगे क्या होगा फिर, अगर आपने पार्टिकल को होल्ड करके रखा है तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज ईदर वेज, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल जमा होगा ही। ओके, सो अब किसी मैटर में थोड़ी ऐसा एक दो पार्टिकल थोड़ी रहते हैं, वी हैव n नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बिलियंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो सोचो उनमें कितना पोटेंशियल जमा हो जाता है। ठीक है, और यही ट्रिक यूज करते हैं बैटरीज। व्हाट बैटरीज डू इज, लेट्स से हमारे पास एक ड्राई सेल है, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक तरफ चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे और इस तरफ देयर इज डेफिसिट ऑफ चार्जेस, यहां से चार्जेस चले गए। ठीक है, सो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डायरेक्ट हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। सो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट A, यहां पे भी कुछ चार्जेस है, इट विल हैव इट्स ओन पोटेंशियल, पॉइंट B, यहां पे भी कुछ चार्जेस है, इट विल हैव इट्स ओन पोटेंशियल। लेट्स से पोटेंशियल एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B। सो पॉइंट A का पोटेंशियल अगर पॉइंट B से ज्यादा है, सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B। तो करंट A से B के तरफ फ्लो होने लगेगा। एंड ये फ्लो होते वक्त जितना एनर्जी हमें देना पड़ रहा है चार्ज को, उसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज चार्ज में आप जितना काम करोगे उतना उसके अंदर एनर्जी जमा हो जाएगा। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाउ वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, चार्ज का SI यूनिट है कूलॉम। सो जूल पर कूलॉम, दिस इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम प्यार से बोलते हैं वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अलेस्सैंड्रो वोल्टा।
ठीक है, तो वोल्ट बोला जाता है इसको। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज मैं चाहूंगा आप ध्यान दीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी करंट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, बी टू ए। इसका रीजन ये था कि जब बेन फ्रैंकलिन ने व्हेन ही असाइंड दो साइंस प्लस एंड माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब साइड्स को, टर्मिनल्स को प्लस एंड माइनस किया था, तब ही कंसिडर्ड कि जो करंट है हमारा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट फ्लो ऑफ चार्ज उस टाइम पे जो बेन फ्रैंकलिन ने किया हुआ था, एंड आफ्टर दैट जो अपकमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने भी उसी के हिसाब से रूल्स बनाए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो बेन फ्रैंकलिन ने करंट के डायरेक्शन पे देके रखे थे, उसी डायरेक्शन को याद करते हुए फॉलो किया था। हेंस अब हम चेंज नहीं करते, हम डायरेक्टली करंट के लिए जो है डायरेक्शन, लेट्स से अगर आपके पास सर्किट है एक यहां पे, रफ डायग्राम यहां पे देख लीजिए, तो करंट आपका प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, बट आपके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों अलग अलग रहते हैं। सो आई होप आपको यहां तक समझा है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया, करंट कर लिया। नेक्स्ट ओम्स लॉ। सी, बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कुछ प्रूव करके दिखाया था। उन्होंने क्या किया, ही टुक बैटरीज ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस, और उन्होंने डिफरेंट वोल्टेज के बैटरीज को सर्किट में लगाया, एंड उसके बाद उन्होंने चेक किया कि करंट कितना डेवलप हो रहा है। सो ही नोटिस दैट the current in the circuit is directly proportional to voltage. By those experiments of George Simon Ohm, उन्होंने यहाँ पे देखा कि current is directly proportional to voltage. आप जितना ज्यादा वोल्टेज रखो उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा सर्किट में। सो टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, I is equal to K into V, कांस्टेंट, ओके। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। वैसे बाय द वे दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, हम इसको आगे देखेंगे। ये कांस्टेंट को इस तरफ लेके आते हैं, सो यू विल गेट V is equal to I into 1 by K. Got it? ये जो K मल्टीप्लाई हो रहा था V के साथ था, I के पास आया तो डिवीजन में चला गया। Now this term 1 by K, like I said, K represents conductance. Conductance मतलब वायर के अंदर से कितना करंट अलाउ करेगा, कितना करंट जाने देगा वो। तो उसका अपोजिट, दिस इज रेजिस्टेंस, 1 अपॉन ना, मतलब उसका रेसिप्रोकल, दिस इज रेजिस्टेंस। और यहां से यू गेट ओम्स लॉ माय डियर स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू I R, दिस इज योर ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बट इस पे कंडीशन अप्लाइड। इंश्योरेंस पॉलिसीज पे रहते ना कंडीशंस अप्लाइड, यहां पे कंडीशंस अप्लाइड है। कंडीशन ये है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल शुड नॉट चेंज, ऑफ द कंडक्टर, उसका लेंथ, उसका एरिया, उसका मटेरियल, वायर का लेंथ, एरिया, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशंस शुड नॉट बी टैम्पर्ड विथ, एंड यहां पे टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। जो टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो भी टेम्परेचर पे हमने डिवाइस को चालू रखा है, टेम्परेचर बढ़ना या कम नहीं होना चाहिए, ओके। सो यहां से हमको मिल रहा है रेजिस्टेंस। नाउ सी, इट इज इजी टू जस्ट याद कर, मेमोराइज द डेफिनेशंस, बट अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आपको समझेगा रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इमेजिन कीजिए, यू हैव वायर जिसके अंदर पार्टिकल्स है, ओके, सो यू हैव दिस वायर, और इसके अंदर एटम्स है मेटल के। नाउ इन ऑल ऑफ दीज एटम्स, कुछ एटम्स में ऐसा हो जाता है कि दे गेन सम एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड उसके वजह से इन द सब एटॉमिक लेवल उनके इलेक्ट्रॉन्स ना एटम में से बाहर आ जाते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाते हैं। और ये हर एक एटम के साथ नहीं होगा, जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन। तो जिनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, मैं उनको येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दीज विल बिकम आयंस। आयंस याद होगा, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनके इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुके हैं, नाउ दे आर आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस। जैसे ही मैं इन दोनों टर्मिनल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं थ्रू अ बैटरी, होगा क्या, लेट्स से पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए मैंने यहां से वायर लिया और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, और इधर से ये नेगेटिव, ओके। सो अब इस टर्मिनल में यहां पे
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। कैसे? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड उसकी वजह से आपको यहां पे ऑब्जर्व करने मिलेगा कि when those electrons are flowing you'll get electric current and जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो दे विल कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस एंड कोलिजन की वजह से दे विल लूज सम एनर्जी। दैट कोलिजन डियर स्टूडेंट्स इज रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस को एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ही हम उनको बोलते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास स्मार्टफोन्स होंगे, घर पे कहीं ना कहीं होगा, आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। जस्ट चेक, वो डिवाइस पे ना आपको एक रेटिंग दिखेगा 3A, 5A, 1.5A, इनको बोला जाता है A एम्पियर। सो अगर किसी डिवाइस पे 3 एम्पियर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइस में से। नाउ सोच के देखिए, 3 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, और अभी हमने यहां पे 1 कूलम को डिफाइन किया था इसके यहां पे। 1 कूलम इज दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास 3 एम्पियर का चार्जर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस नंबर इंटू 3, सो यहां पे आ जाएगा 1875 और पीछे 16 जीरोस। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं वायर से, आप ऐसा मान सकते हो, टू गेट 3 एम्पियर ऑफ करंट। 5 एम्पियर के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट वुड बी 31.25। सो सोचो, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फ्लो होते हैं, तब आपको 3 एम्पियर्स 5 एम्पियर जैसे छोटे करंट मिलते हैं। अब इमेजिन करो बड़े लेवल पे, एसीज वगैरह के लिए यू हैव 20 एम्पियर्स, इसके लिए वाटर हीटर्स के लिए 20 एम्पियर्स, रेलवे वायर्स जो ओवरहेड वायर्स रहते हैं, यू हैव 1000 एम्पियर, इसको और 1000 से मल्टीप्लाई करो, उतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ओके, सो जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ओम्स लॉ, हमने ये देख लिया करंट, फिर पोटेंशियल, जो एनर्जी फ्लो करवाने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो आपको टर्मिनल्स चाहिए, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, एंड यू गेट रेजिस्टेंस। यही 3 पिलर्स है इलेक्ट्रिक करंट के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, आई मीन V, I एंड R। ओके, नाउ टू समराइज, आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज एम्पियर। एम्पियर क्या रहता है आपका? पर सेकेंड कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, तो दिस इज पर सेकेंड कितना चार्ज वायर में से फ्लो हो रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? उसको धक्का दे रहा है। दैट इज द जॉब ऑफ बैटरीज ना। वोल्टेज क्या करता है? पुशेस द चार्ज ताकि वो वायर के थ्रू फ्लो हो सके, एंड रेजिस्टेंस उसको जाने से रोक रहा है। सो टू समराइज ओम्स लॉ, इतने सिंपल मीन से अपना काम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, और उसी को मैं समराइज कर रहा हूं यहां पे। सी, बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, therefore resistance is equal to V upon I। ओके, यहां पे V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को, तो इसका SI यूनिट है वोल्ट, एंड द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सो वोल्ट पर यूनिट एम्पियर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसी को प्यार से बोला जाता है ओम, नेम्ड आफ्टर जॉर्ज साइमन ओम। ओके, इसका SI यूनिट तो ये हो गया। इसका सिंबल ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा, ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा ऐसा रहेगा, स्मॉल ओमेगा ऐसा रहता है, कैपिटल, दिस इज द कैपिटल ओमेगा, दिस इज स्मॉल ओमेगा, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे वी यूज कैपिटल ओमेगा। ओके, सो ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा से हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लुक हियर, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वोल्टेज अपॉन एम्पियर का आप ग्राफ निकालोगे, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। यही है ना ओम्स लॉ, दिस इज कांस्टेंट, रिमेंबर R कांस्टेंट रहता है, तो आप V और I को कैसे भी चेंज करो, आपका R कांस्टेंट रहेगा। सो V और I यहां पे चेंज होते जा रहा है, R कांस्टेंट है। नाउ लुक हियर, यू हैव V ऑन द Y एक्सिस, I ऑन द X एक्सिस। आपको एग्जाम में पॉसिबली 2 लाइंस ऐसे देंगे, दे हैव टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ओके, सो आप देख सकते हैं T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, T2 का कम है। इफ अगर कोई एक ऐसा सिनेरियो दिया आपको जहां पे आपको बोल दिया गया द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज इज सेम, T1 T2 सेम है, ओके, आपको बताना रहेगा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा।
दो वायर्स है, दोनों का मटेरियल आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ एग्जाम में दो ऐसे लाइन दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई विच मटेरियल हैज मोर रेजिस्टेंस किस में आएगा। तो लुक हियर, अगर आप देखेंगे V अपॉन I, ये दोनों ग्राफ्स में से ए ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। स्लोप हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहां पे y क्या है? वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। V अपॉन I क्या रहता है? रेजिस्टेंस। व्हाट आई एम सेइंग हियर कि जिस लाइन का स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सो अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, यहां पे तो मेंशन किया हुआ है, अगर टेम्परेचर वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, आपको बस देखना है किसका स्लोप मतलब इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसका इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस ज्यादा है। तो यहां पे ए का इंक्लिनेशन ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे आपको बोला गया है दो वायर्स है ऑफ सेम मटेरियल, किसका टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है यहाँ पे? सो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका ज्यादा आएगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है ए का, इसलिए उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है ना, ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? मोर कोलिजन्स, जो पूरा चार्ज मूव कर रहा है वो कोलाइड होते जा रहा है एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो इन शॉर्ट अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने मिले ग्राफ के, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट लुक कि किसका स्लोप ज्यादा है एक्स एक्सिस से, किसका इंक्लिनेशन ज्यादा है। जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बट वो कब होगा? जब y पे आपको V देखने मिलेगा और x पे आपको करंट I देखने मिलेगा। इफ दिस इज इंटरचेंज्ड, I ऊपर आ गया V नीचे, तो जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स होते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। नाउ रेजिस्टिविटी के लिए सी द फैक्टर्स ऑन विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स, उनके बारे में बात करते हैं। सो see, for a given material at constant temperature, कोई एक गिवन मटेरियल लिया मैंने, लेट्स से कॉपर, एंड उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे। सो मटेरियल एंड टेम्परेचर, दीज टू आर द फैक्टर्स जिससे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, बट इस बार मैं उसको चेंज ही नहीं कर रहा हूं। मटेरियल एंड टेम्परेचर दीज आर कांस्टेंट। इसके बाद अगर मुझे देखना है कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे चेंज होता है, तो द फर्स्ट थिंग ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स इज लेंथ। L रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप लेंथ को बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ओके, एंड सेकेंड इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर वायर आपका ऐसा है तो वायर को कट किया और हम सामने से देख रहे हैं, वायर को कट करके उसका क्रॉस सेक्शनल साइड का सेक्शन देख रहे हैं। एक वायर का क्रॉस सेक्शन यूजुअली सर्कुलर रहता है। नाउ ये दोनों को अगर हम साथ में लिख दें, सो यू विल गेट R is equal to L by A. To remove this is equal to, to remove this proportionality sign, you will get a constant R is equal to rho L by A. Rho here represents resistivity. इसको rearrange करते हैं and you will get resistivity is equal to R into A by L. This is the formula for resistivity. Resistivity is also a property of material. Resistivity आपको ये बताता है कि per unit length, 1 मीटर का अगर आप वायर ले रहे हो, उसका 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये दोनों को 1 रख लिया ना हमने, लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, ये दोनों 1 रखने पे जितना रेजिस्टेंस बच रहा है दैट इज योर रेजिस्टिविटी। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना कम कंडक्टर होगा, वो उतना कम कंडक्टेंस देगा वो वायर। सो जितना रेजिस्टेंस कम है उतना अच्छा रहता है फॉर अ कंडक्टिंग डिवाइस। इसका एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। ओके, एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर में से एक एक कैंसिल, यू विल गेट ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, एकदम सिंपल सा है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये और ये फैक्टर्स। नेक्स्ट कंडक्टेंस। नाउ कंडक्टेंस एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। ओके, सो 1 अपॉन आर, खत्म, कंडक्टेंस इतना ही रहता है। जिस वायर का रेजिस्टेंस कम है मतलब उसमें कंडक्टेंस ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। नाउ रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट था ओम, देयरफॉर कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होगा 1 बाय ओम। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड,
सो यहाँ पे कंडक्टेंस के लिए वी हैव 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का ओम था, तो 1 अपॉन ओम सीमेन, ओके। सो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेन, जर्मन टर्म है ये। मूविंग ऑन, हमने यहाँ पे अब सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह का डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपने सारे फॉर्मूले नोट किए रहेंगे। एक बार उनके वो पूरे फॉर्मूले चेक करो, आपको याद है कि नहीं। गो थ्रू दोज फॉर्मूलाज एंड जस्ट रिवाइज देम वंस बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, ओके। नाउ दैट वी आर डन विद द फॉर्मूलाज, हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन पेज 187। स्टार्ट करते फटाफट क्वेश्चंस खत्म करेंगे। नाउ इन अ कंडक्टर 6.25 into 10 raised to 16 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट दिया, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, 6.25 into 10 raised to 16 electrons flow from its end A to B in 2 seconds। टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, A से लेके B तक इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए 2 सेकेंड में। फाइंड द करंट, करंट निकालना है I, ओके। फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दिया है 1.6 into 10 raised to -19, ओके। आप नोटिस कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया है, बिकॉज हमें पता है कि वी डोंट हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस हियर, ठीक है। एक ही काइंड का चार्ज है तो प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। सो 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। सो हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N into E by T, ओके। सो N का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6.25 into 10 raised to 16 इंटू इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 raised to -19 the whole divided by 2, okay। so 10 upon 1.6 is 16.25, तो 1.6 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे you will get 10। चेक करके देखना, 6.25 into this is 10, so 10 into 10 raised to 16 into 10 raised to -19 the whole divided by 2, 2 ones are 2 5s are, यहाँ पे 16 और -19, 10 raised to 3, so current is 5 into 10 raised to -3 ampere, the SI unit of current is ampere। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना स्टूडेंट, 6.25 into 1.6 आपको 10 मिलेगा। बट आई डिड इज, अभी हमने कैलकुलेशन में किया था 1 by 1.6, इसका हमारा आंसर आ रहा था ना 0.625। सो मैंने क्या किया, ये 1 की जगह पे यहाँ पे 10 कर दिया, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 6.25। तो 6.25 रहता है 10 upon 1.6, तो 10 upon 1.6 और 1.6 कैंसिल, यू विल गेट 10। मैंने ऐसा लॉजिक लगाया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सो 10 raised to -3, इसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, मिली। सो करंट इज 5 मिली एम्पियर, दिस मस्ट बी द आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, ओके। मूविंग ऑन, अ करंट ऑफ 3.2 milliampere flows through a conductor if charge of an electron is -1.6 into 10 raised to -19 coulomb, find the number of electrons that will pass each second। टाइम हमको 1 सेकेंड लेना है, each सेकेंड बोल दिया है तो टाइम कितना लोगे आप, 1 सेकेंड। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। करंट दिया हुआ है 3.2 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर्स में कन्वर्ट करना है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बार मैं चाहूंगा आप खुद से ट्राई करो, ये वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करो ये सॉल्व करने का, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी सेम है। नाउ I is equal to N into E by T, therefore N is equal to I into T by E। The value of I is 3.2 into 10 raised to -3 मिली एम्पियर को I have converted into amperes into टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 1 सेकेंड, the whole divided by number of electrons 1.6 into 10 raised to -19। स्टूडेंट्स ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 1.6 ones are 1.6, 1.6 twos are 3.2, okay। so you will get 2 into 10 raised to -3 into 10 raised to 19, 19 minus 3 you will get 16। so number of electrons flowing through the wire is 2 into 10 raised to 16 इलेक्ट्रॉन्स। काफी सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला से ये करना था, ओके। थर्ड क्वेश्चन,
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? V required to flow a current of 300 milliampere in a wire of resistance 20 ohm. V आपको निकालना है, I आपको दिया हुआ है 300 milliampere and resistance is 20 ohm. Now again you have to convert this milliampere into amperes. Okay, so V is equal to IR. क्या बोलते हैं इसको? Ohm's law. So by Ohm's law, V is equal to IR. So I का value 300 into 10 raised to minus 3 into resistance is 20. Now ये दो जीरो और एक ये 3 zeros 10 raised to minus 3 से कैंसिल हो जाएंगे and you get 6. Voltage is, potential difference is 6 volts. सिंपल सा क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चंस देख के आपको लग भी रहा होगा सिंपल है, बिकॉज एक्चुअली सिंपल है. In the 3 parts that we have for this chapter, we have difficult questions in part 2 and 3. ये तो सिर्फ वार्म अप है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे. ओके, बाय Ohm's law we have calculated the potential difference. ये सब 1 mark 2 mark questions है. Next, an electric bulb draws 1.2 ampere current at 6.0 volt. Find the resistance of filament of the bulb while glowing. Glowing मतलब उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, ऑब्वियसली तभी वो ग्लो करेगा. सो अगेन बाय Ohm's law, V is equal to IR. Now V का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट्स? 6 is equal to I का वैल्यू है 1.2. नाउ यहाँ पे एम्पियर्स में दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट. आपको यहाँ पे कैंसिल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं. इनटू R. Therefore you will get R is equal to 6 divided by 1.2. So this is 2 upon 10 to the 5 ohm. Okay, simple answer, resistance का 5 ohm. Got it? Next, a car bulb connected to 12 volt battery draws 2 ampere current when glowing. Glowing मतलब in use है वो. Okay, चमक रहा है एकदम. So V is equal to 12 volt. I is equal to 2 ampere. Find R. R निकालना है स्टूडेंट्स. Ohm's law, R is equal to V upon I हो जाएगा. What was Ohm's law? V is equal to IR. So R क्या हो जाएगा? V upon I. So V का वैल्यू दिया है 12, I का वैल्यू है 2. You get 12 by 2, 6 ohm. क्वेश्चन यहाँ पे खत्म. Now the next question, इसका ही सब क्वेश्चन है, 2 part क्वेश्चन है ये. सेकेंड पार्ट में आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए. See, will the resistance be more, same or less when the bulb is not glowing? अगर आपने कभी 0 watt बल्ब या ऐसे छोटे वाले जो टंगस्टन मेटल के बल्ब्स रहते हैं वो देखा रहेगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, अगर उसमें से करंट बहुत ज्यादा जा रहा है ना, ग्लो बहुत ज्यादा करेगा. इफ द करंट इज लेस, इट वोंट ग्लो दैट मच. नाउ यू हैव Ohm's law, V is equal to IR. Okay, if the bulb is not glowing that much, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा मतलब उसका टेम्परेचर कम है. ओके, इफ इट हैज लेस टेम्परेचर, तो हमको ये पता रहना चाहिए. सी, जब मैं रेजिस्टिविटी डिफाइन कर रहा था, आई टोल्ड you have 4 factors on which resistance depends: material, length, area of cross section and temperature. But उसमें से हम temperature and material constant मानते हैं. If the temperature is not constant, in this case it is not glowing that much, मतलब temperature में variation है. temperature ज़्यादा है तो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, temperature कम है तो कम ग्लो करेगा. यहाँ पे it is not glowing मतलब उसका temperature कम है. Resistance is directly proportional to temperature. So if temperature reduces, resistance reduces. So the answer here will be resistance will be less. क्यों less होगा resistance? क्योंकि temperature कम है. If the bulb is not glowing, temperature कम है, resistance कम होगा. Next, calculate the current flowing through a wire of resistance 5 ohm connected to a battery of potential difference 3. Again, similar kind of question. आपको I निकालना है. You have resistance 5 ohm and potential difference 3 volt. Okay. By Ohm's law, V is equal to IR. Therefore, I is equal to V upon R. V का value here is 3. R का value is 5. 0.6 ampere. Okay. 0.6 ampere is the answer. Next,
ड्रॉ अ कैरेक्टरिस्टिक VI ग्राफ. VI नाउ किसी भी ग्राफ में द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट पैरामीटर दैट इज मेंशन्ड वो y एक्सिस पे जाएगा, सेकेंड पैरामीटर x पे जाएगा. सो VI, y पे वोल्टेज है, x पे करंट है. VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पहले ग्राफ के लिए हम लोग पैरामीटर ड्रॉ करते हैं. नाउ आई डोंट हैव अ स्केल हियर, सो थोड़ा रफ ड्राइंग रहेगा, आप प्रॉपर ड्राइंग निकालना विद यूज ऑफ स्केल एंड एवरीथिंग. ओके, दिस इज V, दिस इज I. ओके, नाउ ग्राफ के लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस हमको वोल्ट्स में दिया हुआ है, करंट एम्पियर में. इन शॉर्ट SI यूनिट में है तो आपका रेजिस्टेंस भी SI यूनिट में आएगा. यू हैव 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. सो लेट्स से यहाँ पे 0 ओरिजिन है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. ओके, नेक्स्ट करंट में यू हैव 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2. Okay. Now let's see the questions that they have asked. Potential difference V when current is 0.5. Now students, आप देख सकते हैं यहाँ पे for 0.5 the current is 0.2. बराबर है. For 1 the current is 4. For 1 the current is 4. Okay. For 1.5 the current is 0.6. So what I am trying to say here, इसकी एक straight line जाएगा ना, तो एक straight line जाएगा. Okay? ऐसा कुछ आपको straight line देखने मिलेगा. Now what you can do is आप पूरा ग्राफ बना के देख सकते हो. अगर आप proper dimensions use करोगे, so you will get कि 0.5 यहाँ कहीं पे आएगा ना मिडल में. So 0.4 और 0.6 के बीच में 0.5 है. सो आपको यहाँ पे भी है 1 और 1.5 के बीच में 1.25 पे मिल जाएगा. ओके, एंड सेकेंडली द करंट I व्हेन पोटेंशियल इज 0.75. तो पोटेंशियल 0.75 यहाँ पे उसके लिए भी करंट मिल जाएगा. व्हाट आई एम सेइंग इज अगर आपने ग्राफ बराबर से प्लॉट किया आप पॉइंट ट्रेस कर सकते हो. व्हाट इज द सेकेंड मेथड? अल्जेब्रिक मेथड तो मैंने अभी नहीं बताया, ग्राफिकल मेथड बता दिया, आप डायरेक्ट ग्राफ से निकाल सकते हो. द अल्जेब्रिक मेथड हियर इज कि आप यहां से रेजिस्टेंस निकालिए. एज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ वैलिड है. स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं. रेजिस्टेंस इज V by I. ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप देख सकते हो लाइन कांस्टेंट है, इसका मतलब ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी दो वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए. सो V by I अपने को करने का है ना, तो सबसे इजी वैल्यू तो ये है फिर V by I. V का वैल्यू 2.5, I का वैल्यू 1. आपको आंसर मिल रहा है 2.5 ओम्स. यानी रेजिस्टेंस कितना है? 2.5. पूरे डायग्राम में रेजिस्टेंस रहेगा 2.5. तो आप अलग अलग केसेस में अप्लाई कर सकते हो. मैं केस 1 पे अप्लाई कर रहा हूं. फॉर केस 1 V का वैल्यू निकालना है. I आपको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर. ओके, R का वैल्यू है 2.5 एम्पियर. सो V इज इक्वल टू I R. 0.5 into 2.5. V is equal to 1.25 वोल्ट. आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे भी मैंने वही कहा था, 6 इसका मिडल में आएगा 1.25 पे. ओके, नेक्स्ट करंट I व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75. सो B में V आपको दिया हुआ है 0.75 वोल्ट. R हमने निकाला कितना है? 2.5 ओम. I चाहिए. I इज इक्वल टू V by R. V का वैल्यू 0.75, R का वैल्यू 2.5. दिस वुड बी 1.5, 3 आंसर आ जाना चाहिए. 0.3 आना चाहिए आंसर. 0.3 एम्पियर. सो यस, इसके और इसके बीच में 1 पॉइंट, रेजिस्टेंस 2.5 है, बराबर V 0.75. यस, सो हमारा आंसर वहां पे 0.3 एम्पियर आना चाहिए. एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट हमने यहाँ पे निकाल लिया 2.5. So you can solve this question by algebraic और graphical method. Graphical में आपको सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है ये टेबल के बेसिस पे, एंड फिर जहां पे भी आपको पूछ लिया उसका पॉइंट आपको ट्रेस करना है. ओके, पॉइंट ट्रेसिंग कैसे करेंगे? अगर आपको पूछा हुआ था करंट I व्हेन पोटेंशियल इज 0.75, तो 0.75 कहां पे आ जाएगा? ये 0.5, ये 1, उसके बीच में यहाँ पे 0.75 आ गया. तो इसको ऐसे ग्राफ पे ट्रेस करो, आपको आंसर मिलेगा इसके बीच में 0.2 और 0.4 के बीच में.
अगर आपको 0.5 का पूछा था, ये रहा 0.5 का करंट, उस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1.25। ग्राफ से भी ट्रेस कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, two wires of same material and same length have radii 1 mm and 2 mm respectively. Compare their resistances and their specific resistance. Specific resistance, dear students, ये specific resistance इसी को हम बोलते हैं resistivity. Resistivity का ही नाम है specific resistance. Okay? Now, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, they have said same length. रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। दे हैव सेड टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, और टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो विल अज्यूम सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, बचा क्या? एरिया। एरिया से कैसा रेजिस्टेंस बिहेव करता है? सो रेजिस्टेंस इज directly proportional to 1 upon area. In short, inversely proportional to area. Okay? So अगर मैं एरियाज को कंपेयर करने जाऊं तो ध्यान दीजिएगा, लेट्स से ये जो रेडाई 1 वाला है ना, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 इज इक्वल टू, देखिए जिसका रेजिस्टेंस हम ऊपर ले रहे हैं उसका एरिया नीचे जाएगा। सो एरिया ऑफ वायर 1, जिसका रेजिस्टेंस नीचे लिया है उसका एरिया ऊपर, जिसका रेजिस्टेंस ऊपर एरिया नीचे, जिसका रेजिस्टेंस नीचे एरिया ऊपर, इन्वर्टेड रहेगा, तभी तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं ना। सो हमको इसका रेशियो निकालने का है। सो एरिया 2 अपॉन एरिया 1। नाउ स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रेडियस दिया है तो हम पाई आर स्क्वायर लेंगे, तो R1 बाय R2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल, सेकेंड वायर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वायर के रेडियस का स्क्वायर, तो सेकेंड वायर के रेडियस का स्क्वायर, सेकेंड वायर का रेडियस कितना है 2 mm, 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दिस इज R1 बाय R2। सो आपको मिलेगा 4:1। ओके, 4:1। सो कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेस, 4:1 का आपका रेशियो आएगा, एंड देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। नाउ मैंने आपको क्या बोला था? रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ना, अगर दोनों कॉपर के बने, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका रेशियो आएगा 1:1। क्यों 1:1 आएगा? बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, रेजिस्टिविटी सेम आता है, सो ये हो जाएगा, एंड हियर यू विल गेट 4:1। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल है, आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ मूविंग ऑन, 9th क्वेश्चन, अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm is stretched to double its length. What will be the new resistance? Stretched to double its length. What will be the new resistance? So in this question, a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length. Now student, यहाँ पे ना थोड़ा सा झोल है ये क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से सोचोगे, here they are not saying कि the length is double, ऐसा नहीं कि कर रहे कि पहले 1 मीटर का वायर लिया फिर 2 मीटर का वायर लिया ना, here they are saying कि पहले ओरिजिनल कुछ तो वायर था और इस पे फोर्स लगा के इसको खींच के इसका लेंथ डबल कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, लेंथ डबल होने पे क्या वॉल्यूम चेंज होगा? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहले और दूसरे का वॉल्यूम सेम रहेगा। इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर इसका लेंथ बढ़ गया तो इसका एरिया कम हो जाएगा ना। लेंथ अगर बढ़ रहा है, एरिया, अरे च्युइंगम को खींचते हैं ना, रबर बैंड को खींचते हैं ना, सो लेंथ अगर बढ़ रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते रहता है। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तभी वॉल्यूम सेम रहेगा, और एल्स वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। अगर मैंने लेंथ को ले लिया x और ब्रेथ को या एरिया को ले लिया y, मान लो ये ब्रेथ नहीं है, पूरा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को कितना कर दिया 2x, तो आपको एरिया हो जाएगा y/2। क्यों ऐसा होगा? मल्टीप्लाई करके देखो, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम मिलेगा ना, तो इसका वॉल्यूम है xy, इसका भी वॉल्यूम xy आना चाहिए, 2x इंटू y/2, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे भी xy। इन शॉर्ट, जितना आप लेंथ इंक्रीज करोगे एरिया उतना कम होते जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो वायर को, तो जितना उसका लेंथ कम होगा उसका एरिया उतना बढ़ते जाएगा। ओके, सो यहां पे हमको यही ध्यान रखना है कि इफ दे आर सेइंग
द लेंथ इज डबल्ड, देन उसका एरिया हाफ हो गया रहेगा, ये याद रखना है. सो गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस. सो लेट्स से जब मेरा रेजिस्टेंस 1, पहले केस में रेजिस्टेंस था 1 ओम, ओके, तब मेरा जो लेंथ था इसको मैं नाम दे रहा हूं L, ओके, एंड जो एरिया था इसको मैं नाम दे रहा हूं A, ओके. नाउ आपको बोला है न्यू केस में रेजिस्टेंस कितना होगा इफ द लेंथ इज डबल्ड. तो L था डबल होके 2L हो जाएगा, 2L, एंड एरिया हो जाएगा आपका A/2. नाउ आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो रेजिस्टेंस के लिए ना, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो ले सकते हैं. व्हाट वी कैन डू हियर इज रेशियो ले सकते हैं, बिकॉज वी नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो अगर मैंने रेशियो लिया R1 अपॉन R2 का, तो R1 के लिए लेंथ अपॉन एरिया ऐसा हो जाएगा, लेंथ बाय एरिया डिवाइड बाय R2 के लिए भी लेंथ बाय एरिया. सो दिस वुड बी इक्वल टू लेंथ बाय एरिया 1 इंटू एरिया 2 बाय लेंथ 2. ठीक है, रेशियो लिया मैंने तो उनके जो, अब आप यहां पे ऐसा सोच सकते हो कि सर वो जो रेजिस्टिविटी रहता था R इज इक्वल टू रो L बाय A ना, तो दोनों साइड से रो और रो कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज द मटेरियल इज सेम. आप करके देखिए, अगर आपको ऐसा लिखना है R1 बाय R2 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1 डिवाइड बाय रो L2 बाय A2, करके देखिए रो और रो कैंसिल हो जाएगा. नाउ जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज को हम यहां पे रख देंगे. ठीक है, R1 बाय R2 मैं अभी यहां पे कुछ चेंज नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं, इज इक्वल टू L1 का वैल्यू है L, ओके, डिवाइड बाय A1 का वैल्यू है A, इंटू A2 का वैल्यू है A अपॉन 2, L2 का वैल्यू है 2L. सो A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4, यू गेट 1/4. तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 4. R1 का वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 1, सो 1 इंटू 4, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 4 ओम. प्रिटी सिंपल. ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ है नहीं, आपको बस रेशियो निकाल देना है. ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे रो का वैल्यू नहीं दिया है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू हमें दिया नहीं है, सो वो भी एक अननोन फैक्टर है. तो व्हाट आई डिड इज कि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों का रेशियो निकाल लो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, आपका आंसर 4 ओम्स आ रहा है. एक बार ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. ओके, यहाँ से मेरे ख्याल से जो और भी 3 बचे हुए क्वेश्चन सब अच्छे ही है. नेक्स्ट, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 30 सेंटीमीटर. Assuming that it has a uniform cross section, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहा है, मतलब स्ट्रेच होने के बाद उसका क्रॉस सेक्शन खराब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वायर को खींचा तो वायर एक तरफ से ऐसा हो गया, दूसरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ओके, सो रेजिस्टेंस शुरुआत में दिया हुआ है 3 ओम, जब उसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर. ओके, अब एरिया यहां पे दिया नहीं है स्टूडेंट्स, सो एरिया में अज्यूम कर रहा हूं A. सेम ही क्वेश्चन है पहले जैसा. नाउ रेजिस्टेंस सेकेंड केस में कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इंक्रीज कितना कर दिया है 30 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, पहले लेंथ था 10, बाद में हो गया 30, दे हैव इंक्रीज द लेंथ बाय 3 टाइम्स. ठीक है, 3 फोल्ड लेंथ इंक्रीज कर दिया है, सो जो एरिया होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 3. गॉट इट, लेंथ 3 से बढ़ गया ना, स्ट्रेच हो गया, एरिया 3 से कम हो गया. सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही, R1 बाय R2 करना है, R1 बाय R2 डिवाइड करेंगे तो L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2. यहाँ पे मैंने एक स्टेप लिखा नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन में वो स्टेप सॉल्व किया था हमने, डिवाइड बाय L2 बाय A2 फिर इंटू A2 बाय L2. ठीक है, नाउ यहां से वैल्यूज रखने सिर्फ आपको, L1 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि सर यहाँ पे why aren't we using SI units, यहाँ पे सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर और सेंटीमीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, आप दोनों साइड 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, बट इट डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि वो भी कैंसिल होने वाला है.
ठीक है. सो 10 अपॉन A1 का वैल्यू इज A इंटू A2 का वैल्यू इज A बाय 3 इंटू 30. ओके, सो ये 10 से ये 30 कैंसिल, यू विल गेट 3, A से A कैंसिल, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 बाय 9. ओके, R1 का वैल्यू है 3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. R2 इज इक्वल टू 9 R1. R1 का वैल्यू है 3, तो 9 इंटू 3, R2 इज इक्वल टू 27 ओम. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 10th. 9th 10th एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस 9th में दे हैव गिवन यू वेरिएबल्स, 10th में उन्होंने एक्चुअल नंबर दिया हुआ है. दोनों का सॉल्व करने का तरीका डिक्टो एग्जैक्ट सेम है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. A wire of resistance 9 ohm having length 30 cm is tripled on itself. रेजिस्टेंस वायर का दिया है 9 ओम, पहले केस का लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. एरिया मान लीजिए A. दे आर सेइंग इट इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ. देखो लॉकडाउन के बाद हो गया था ना, काफी लोग डबल हो गए थे, नो ऑफेंस बट. सो वैसे ही यहां पे जो फ्रेज है डबलिंग ऑन देमसेल्व्स, ट्रिपलिंग ऑन देमसेल्व्स, उसका मतलब ही ये होता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया है. टू ट्रिपल ऑन देमसेल्व का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई वायर लिया और उसको आपने इतने जोर से कंप्रेस किया कि वो ट्रिपल हो गए, अपने साइज के क्रॉस सेक्शन के ट्रिपल हो गए. सो दे हैव ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ. तो वायर यहाँ पे ट्रिपल हो चुका है अपने एरिया का. सो जो A2 है दिस इज 3A, एरिया ट्रिपल हो चुका है. इफ द एरिया इज ट्रिपल्ड तो लेंथ क्या होगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगा 3 से. L1 को आपको 3 से डिवाइड करना, एरिया अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, L1 3 से डिवाइड, सो 30 को 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 10 सेंटीमीटर. आपको रेजिस्टेंस निकालना है. सेम टू सेम क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे, टाइम पास नहीं जरा भी. पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, R1 बाय R2 रेशियो निकाल के, फिर बताता हूं. ट्राई करो जल्दी. नाउ R1 बाय R2 यू विल गेट L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2. अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ना? देखो इसमें लॉजिक ऐसा है, R इज L बाय A ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A. तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में, तो L1 भी न्यूमरेटर में, A1 डिनोमिनेटर में. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, तो R2 डिनोमिनेटर में, L2 डिनोमिनेटर, A2 न्यूमरेटर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. L1 का वैल्यू 30, A1 का वैल्यू A इंटू A2 का वैल्यू 3A, L2 का वैल्यू 10 यहाँ पे 30 गया, 3 3 9, A गया. सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 बाय 9. सो R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 अपॉन 9. सो यू विल गेट R2 इज इक्वल टू 1 ओम. सो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आया हमारा, इफ द वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, तो R2. एंड थोड़ा सेंस भी बनता है, आप सोच के देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है. व्हाट वी हैव स्टडीड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा. सो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एरिया बढ़ चुका है, 3 टाइम्स हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया. इसके पहले वाले क्वेश्चंस में लेंथ बढ़ रहा था, इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉपर वायर. इस बार L निकालना है अपने को. लेंथ ऑफ कॉपर वायर of specific resistance. Oh, specific resistance का क्वेश्चन है. 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter and radius 1 mm. I would prefer कि आप इस mm को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 raised to minus 3 मीटर. Okay, so that the required resistance is 1 ohm. Now resistivity का क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. रेजिस्टेंस इज रो L बाय A. ओके, सो यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू RA बाय रो. नाउ R का वैल्यू हमें दिया है 1 इंटू एरिया. एरिया हमें यहाँ पे लेना है, सो वी विल टेक पाई R स्क्वायर. एरिया के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई R स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी कितना दिया है 1.7 into 10 raised to minus 8. Okay, this is your length.
Now, next, L is equal to 3.14 into 10 raised to minus 3 squared, the whole upon 1.7 into 10 raised to minus 8. Minus 3 squared, a raised to m raised to n is equal to a raised to m into n. So minus 3 into 2, minus 6. So you'll get L is equal to 3.14 into 10 raised to minus 6, the whole upon 1.7 into 10 raised to minus 8. ये minus 8 ऊपर जाएगा तो plus 8 हो जाएगा. 8 minus 6 is 10 raised to 2. So you'll get 3.14 by 1.7 into 10 raised to 2. So यहाँ पे 3.14 into 10 raised to 2, you'll get 314 divided by 1.7. आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 184.7 मीटर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कुछ टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे फॉर 1 ohm they have given 2 ohms. Okay, instead of 1 ohm you have 2 ohms of resistance. So if it is 2 ohms of resistance, यहाँ पे R की जगह 1 की जगह क्या आएगा, 2 ohms. So what they have done is to 2 ohms करने के लिए आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में you'll have to multiply by 2. दिख रहा है यहाँ पे, ये जो R है इसको 1 की जगह क्या 2. अगर आपके बुक में 1 दिया है you should write 1. अगर 2 है यहाँ पे 2 दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. मेथोडोलॉजी सेम है, नंबर्स जैसे आपको एग्जाम में दिए रहेंगे उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है. सो इफ इट इज 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा. इन शॉर्ट पूरा आंसर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस वुड बी 368.936 समथिंग ऐसा आएगा. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन 12th. नाउ ये आंसर आ गया क्वेश्चन 12 का. लेंथ मीटर्स में, यस वी हैव कन्वर्टेड इन एसआई यूनिट, बराबर है. मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन. The filament of a bulb takes current 100 ampere when potential difference is 0.2. देखो current है 100 ampere. मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल केसेस है ना. तो potential difference जब था 0.2 volt, current is 100 ampere. When the potential difference across it becomes 1, when potential difference becomes 1 volt, current becomes 400 milliampere. Calculate the resistance of filament in each case and account for the difference. Resistance निकालना है ना, so we'll use V is equal to IR. By Ohm's law V is equal to IR, therefore R is equal to V by I. चलो फटाफट कर देते हैं. R is equal to V by I. तो for first case R1 is equal to V1 upon I1. V1 is 0.2. I1 100 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है. So this would be 0.1. Okay, 0.2 upon 0.1 you get 2 ohm. So पहले केस में रेजिस्टेंस है 2 ohms. दूसरे केस में R2 is equal to V2 by I2. V2 is 1, I2 is 0.4. Okay, so 10 divided by 4, 5 by 2, 2.5. 2.5 ohm. So R2 आ रहा है आपका 2.5 and R1 आ रहा है 2. So account for the difference. 2.5 and 2. So the difference in resistance R2 minus R1, 2.5 minus 2, you get 0.5 ohm. ये 0.5 क्यों आएगा? Because you are using filament of a bulb. ठीक है, so जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे, Joule's law of heating that we will study in third part of this chapter, तब आपको समझेगा कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब करंट बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. चेंज इन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंक्रीज इन temperature. So with this students, we have completed all the unsolved numericals of chapter 8 part A. और मैंने ट्राई किया कि I tried to explain all the phenomenons, basic phenomenons जो आपको second और third part में help करेंगे. So with this we can conclude our session. Thank you for watching and please comment कीजिए आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, and आपके क्या requirements है, उस हिसाब से we'll work on it. Okay, thank you.